हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। हम लोग जानेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में। साथ साथ इस नगरीय सभ्यता की जो लिपि रही उसके बारे में, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया। तो इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता। इस बात पे ध्यान रखना है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक आने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक लिपि अवस्थित थी, जिसे हम लोग खरोष्टी लिपि कहते हैं, जिसे चित्राक्षर शैली भी कहते हैं। वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। ऐतिहासिक आने का मतलब ये है, अगर हम लोग ऐतिहासिक कहें तो ऐतिहासिक करने का मतलब यह है कि उस संस्कृति में लिपि अवस्थित थी, साथ ही साथ आज आज वह लिपि पढ़ी जा चुकी है। आद्य ऐतिहासिक करने का मतलब यह है कि वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। वहाँ की जो लिपि थी खरोष्टी लिपि थी। साथ ही साथ वह लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, जबकि हम लोग को जो देवनागरी लिपि है, जो हम लोग जो सामने देख रहे हैं, वो देवनागरी लिपि है। ये लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। दो चीज़ ध्यान रखना है, यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, साथ ही साथ यह नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात, कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। यानी कि जब यह सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी, जब चल रही थी, उसी सिमिलर टाइम में, उसी टाइम जोन में लगभग मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी अपने स्थान पर अवस्थित थीं, साथ ही साथ चल रही थीं, वह भी गतिमान थीं। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः तीन नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तीन नाम है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यानी कि एक सभ्यता के तीन नाम इस टाइम प्रयोग होते हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। इसकी खोज जो हुई थी वर्ष 1921 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे उस टाइम सर जॉन मार्शल। 1921 के लगभग सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा इस हड़प्पा की क्या है खोज की गई थी। ये जो फोटो देख रहे हैं, यह सर राय बहादुर दयाराम साहनी जी का है। ये भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा इस सभ्यता की क्या है खोज की गई थी सन 1921 में। किसके निर्देशन में? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। ये कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, जिसका वर्तमान में नाम साहिवाल है, में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि हड़प्पा पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है। तो यह विकल्प देगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। आगे देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित थी। कहाँ पे? रावी नदी के बाएं तट पे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाहिने तट पे स्थित है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह क्वेश्चन खूब पूछता है कि हड़प्पा रावी नदी के किस तट पे स्थित थी, या मोहनजोदड़ो किस नदी के किस तट पे स्थित थी। नदी भी पूछ सकता है, तट भी पूछ सकता है। तीन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ ये जो कोटेशन है, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ, यह भी पूछता है कि एक मान लीजिए कोटेशन दे देगा, पूछ देगा कि कौन कहा था। तो इसमें ध्यान रखने योग्य चीज़ जो है, ये पिग्गट महोदय जी का नाम, पिग्गट महोदय जी को आप याद रखेंगे। जब भी पूछेगा कि विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा था हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए, तो पिग्गट महोदय आप टिक करेंगे। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की दिशा के अनुसार दूरस्थ बिंदु, यानी कि इस हड़प्पा सभ्यता में दिशा के अनुसार जो पश्चिमी बिंदु है, या पूर्वी बिंदु है, या उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, उनके बारे में जानेंगे जो स्थल प्राप्त हुए हैं इन दिशा के अनुसार जो अधिकतम दूरी पर अवस्थित हैं। तो पश्चिम में सुतका गेंडोर, पूर्व में जो स्थल मिला है आलमगीरपुर, पश्चिमी यूपी में है। उत्तर में जो स्थान है वह मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है, JNK में। फिर दक्षिण का जो स्थान है वह दैमाबाद है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। तो पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम में दूरस्थ बिंदु, तो हम मारेंगे सुतका गेंडोर। पूरब में पूछ लेगा
पूरब का दूरस्थ बिंदु हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आलमगीरपुर जो है कहाँ पे, यूपी में। साथ ही साथ उत्तर में अगर पूछ लेता है तो हम लोग मारेंगे मांडा जो जम्मू कश्मीर में। अगर दक्षिणतम बूंदी पूछ लेता है तो वह होगा दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में प्रेजेंट टाइम में। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का आकार एवं क्षेत्रफल। हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था, ऐसे था। जो त्रिभुज बनाया गया है चित्र में ऐसे लगभग था, एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं था, लगभग त्रिभुजाकार था। वर्तमान में लगभग इसका जो क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या फैला था, यानी कि जो इसका जो क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और साथ साथ इसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। एक क्वेश्चन को पूछता है कि इसका आकार कैसा था, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, तो त्रिभुजाकार था। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। कौन कौन से यहाँ पे जनसंख्या रहती थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसे हम काकेशियन भी कहते हैं, भूमध्य सागरी, अल्पाइन, मंगोलायड। यहाँ पे 4 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं मानव की। कौन कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसे हम लोग काकेशियन भी कहते हैं, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलायड। जबकि हम लोग मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे अधिकांश तो जो लोग थे, मान लीजिए अगर 10 लोग हैं, इनमें से 7 लोग जो थे मान लीजिए वह कहाँ से थे, भूमध्य सागरीय थे। यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेट करने वाली जो प्रजाति थी वह क्या थी, भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य प्रजाति थी वह क्या थी, भूमध्य सागरीय। जबकि यहाँ पे 4 प्रजातियाँ थीं मानव की। आगे देखते हैं सिंधु घाटी के संबंध में विस्तृत विवरण। हड़प्पा के टीले या वहाँ के जो टूटे फूटे जो स्थान मिले हैं, जो विषय हैं में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। यह हड़प्पा का ये जो पूरा स्थल है, यहाँ की क्या है चित्र है, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे केवल प्रदर्शनी के लिए नहीं लगाया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा का ये फिगर है, बहुत ही नियोजित नगरीय व्यवस्था थी यहाँ पे। आगे देखते हैं हड़प्पा के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ये जो पूरा स्थल प्राप्त हुआ हड़प्पा उसके बारे में। तो 1920-21 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब यानी कि पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति यानी जिला, वर्तमान में जो साहिवाल जिला है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके बारे में लोग पढ़े हैं। जबकि ये हड़प्पा जो पूरा स्थल है, जो एक स्थान विशेष है, सन 1920-21 में दयाराम साहनी के द्वारा क्या है खोज की गई थी, जो रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, पाकिस्तान के साहिवाल या मोंटगोमरी जिला में। आगे देखते हैं हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले, जैसे पूर्वी टीला को नगर टीला के रूप में और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के रूप में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए 2 टीले प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम लोग जो पूर्वी टीला था वो नगर टीला था, साथ जो पश्चिमी टीला था उसे दुर्ग टीला के नाम से हम लोग अभिहित करते थे या बोलते थे। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार, यानी कि जहाँ पे अन्न रखा जाता था वहाँ से संबंधित एक स्थल प्राप्त हुआ है, अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है, जो 12 कक्ष का था। यानी कि एक लाइन में 6 थे, दूसरे लाइन में 6 थे, यह 12 कक्ष थे। और 12 कक्षों वाले 12 कमरों वाला एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। कहाँ से, हड़प्पा से। फिर आगे देखते हैं हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे R37 समाधि नाम दिया गया। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कि R37 समाधि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, अराकीगढ़ी से या कालीबंगा से। तो हम लोग कहाँ मारेंगे, टिक करेंगे, तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो स्थल था, पूरा स्थल था, वहाँ से R37 समाधि क्या है प्राप्त हुई है। ये एक विशेष प्रकार की समाधि स्थल था। आगे देखते हैं इसके अतिरिक्त जो हम लोग पहले पढ़े हैं, इसके अतिरिक्त जो अन्य कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, वह बर्तन पर बना एक मछुआरे का चित्र था, शंख का बना एक बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि उर्वरता की देवी से संबंधित जो मूर्ति प्राप्त हुई है, जो गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। पीतल का बना इक्का, ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष यहाँ के प्रमुख साक्ष्य हैं। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, तो बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा जिसे हम लोग उर्वरता की देवी मानते हैं, पीतल का बना हुआ एक इक्का, ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे और गेहूं और जौ के दाने का अवशेष क्या है प्रमुख है, यहाँ से प्राप्त हुए हड़प्पा से। ये जो है मैं जो घेरा हूँ इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ जो पौधा है वह जो जिसे हम लोग उर्वरता की देवी कहते हैं, तो वह हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है, इस शब्द पे अगर जाएंगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा वह कहेगा मृतकों का टीला। यानी कि इस मोहनजोदड़ो का जो मूल अर्थ है वो उसको हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला, इसका जो शाब्दिक अर्थ है। आगे देखते हैं, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है। सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी जो खोज है वह राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। कब? राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। यह भी खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्होंने कब सर्च किया था, किस टाइम में, किसके द्वारा किया गया था, कहाँ पे स्थित है, किस जिले में है, किस नदी किनारे है, किस नदी के किस तट पे अवस्थित है। साथ साथ का शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। यानी कि यहाँ से जो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुआ है वह बृहद स्नानागार, यानी कि बहुत बड़ा स्नान करने वाला स्थान था। ये जो कुंड देख रहे हैं आप, ये कुंड क्या है, यहाँ पे पानी भरा रहता था, लोग नहाते थे। साथ साथ यह माना जाता था कि धार्मिक अनुष्ठान जो हुआ करता था, जैसे उपनयन संस्कार या कुछ और संस्कार जो कुछ होता होगा, उस संस्कार जो होता था तो धर्म जो मान लीजिए अपना वहाँ पिंडदान होता है तो लोग जाते हैं नहाने वहाने, तो ऐसा कुछ था इस टाइम। फिर हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर, यानी कि मान लीजिए उत्तर से दक्षिण यह क्या था, 55 मीटर था, इतना 55 मीटर। साथ साथ चौड़ाई जो था पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर था, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वह क्या था, 33 मीटर हुआ करता था। यानी कि 55 गुणे 33 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ऊपर वाला, अगर इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। यह धार्मिक अनुष्ठान के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन खूब पूछता है कि बृहत स्नानागार से संबंधित जो पूरा स्थल प्राप्त हुआ है वह किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बता दिया हूँ कि लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 33 मीटर। साथ साथ यह धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित क्या था, एक पूरा स्थल था, हुआ करता था। आगे देखते हैं, मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यानी कि अब तक के जितने उस टाइम के जितने भी निर्माण स्थल प्राप्त होने में से सबसे आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित करने वाला स्थान जो हुआ करता था वह है स्नानागार। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। मार्शल जी ने क्या कहा है कि यह तत्कालीन विश्व का एक चमत्कारिक आश्चर्यजनक निर्माण है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें, यानी कि ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ हो, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यानी कि जो मुहर हुआ करते थे उस टाइम, जो जैसे यहाँ पे जो मुहर देख रहे हैं, यहाँ पे जो 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 5-6 मुहर यूज हुआ है, यहाँ पे एक प्रकार का अभिलेख हुआ करता था, जो आप यहाँ पे जो खुदाई में देख रहे हैं इसे अभिलेख कहते हैं। तो यहाँ ये जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन को पूछता है कि ऐसी मुहरें मिली हैं जिनमें अभिलेख युक्त हैं, जो अभिलेख युक्त हैं वह किस स्थल से, पूरा स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो हम लोग क्या मारेंगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है। यानी कि हम लोग जो हड़प्पा में पढ़े हैं अन्नागार के बारे में, वह मोहनजोदड़ो में भी क्या है, अन्नागार प्राप्त हुआ है। यानी कि विशाल स्नानागार, अन्नागार, साथ साथ अभिलेख युक्त जो मुहरें प्राप्त हुई हैं वह कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से। ये चित्र आप याद रखेंगे तो याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। क्या थी? सड़कें। मुख्यतः सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा जाता था। क्वेश्चन को पूछता है कि जो वहाँ की सड़कें थी मोहनजोदड़ो से संबंधित, उन सड़कों का क्या नाम हुआ करता था, उसे राजपथ कहते थे। साथ साथ उनकी जो चौड़ाई थी कितनी थी, 9.15 मीटर थी। साथ ही साथ ये सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण कहने का मतलब ये है कि एक रेखा इधर से आती है, एक रेखा आप सीधे काटते हैं तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है इसे हम क्या कहते हैं, समकोण। यानी कि जो सड़कें हुआ करती हैं, मान लीजिए एक सड़क इधर से आई, 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 एक सड़क इधर से गई, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, समकोण पे काट रही हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समकोणीय व्यवस्था थी नगरों में सड़कों को लेकर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग राजपथ कहा करते थे। जो मुख्य सड़कें थी उन्हें हम राजपथ कहते थे। साथ ही साथ उनकी जो चौड़ाई थी 9.15 मीटर हुआ करती थी। आगे देखते हैं, सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। यानी कि वो जो समकोण पे काट रही थी, इससे एक दूसरे को ऐसे काट रही थी, उन्हें हम ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम देते हैं। अन्य जो स्थल प्राप्त हुए हैं, अन्य जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, उनके बारे में देखते हैं। कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड।
ये जो 4 चीज़ें हैं क्या क्या है? कांसे के नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, ये को पूछता है कि ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से। पुजारी की मूर्ति, जो पुजारी की मूर्ति थी, यह भी पूछता है कि वह कौन सी मूर्ति थी, तो योगी की मूर्ति थी। साथ साथ पूछ देता है जो पशुपति नाथ की जो मूर्ति मिली है उस वह किस देवता से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। इस चीज़ को आप खूब ध्यान में रखेंगे। साथ साथ सूती कपड़े का जो साक्ष्य मिला था वह कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। हाथी का जो कपाल खंड वाला जो हिस्सा मिला था या साक्ष्य मिला था वह कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। ये जो 4-5 चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, सीपी की बनी हुई पटरी, बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, कुंभकारों के 6 भट्ठे। यानी कि दांत, घोड़े का जो दांत है वह प्राप्त हुआ था, गीली मिट्टी पर कपड़े का जो साक्ष्य है वह भी प्राप्त हुआ था। यानी कि यहाँ के लोग कपड़े पहना करते थे। साथ साथ घोड़े का जो दांत मिला, यानी कि घोड़ा वहाँ पर हुआ करता था, लेकिन वो एग्जैक्ट अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, पूर्ण रूप से घोड़े का कुछ साक्ष्य मिला हो ऐसा संभव नहीं है। सीपी की बनी हुई जो पटरी हुआ करती थी वह मिली है। साथ साथ नर कंकाल, यानी कि यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, ऐसा कुछ है। साथ कुंभकार जो हुआ करते थे 6 भट्टे, जिसमें कुंभकार यानी कि अपना घड़ा वड़ा जैसे कुछ है, मुहरे हैं जो पकाया करते थे डाल करके भट्टी में, तो ऐसी 6 भट्टियाँ मिली हैं कुंभकारों से संबंधित। आगे देखते हैं चनहुदड़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो पूरा स्थल चनहुदड़ है उसके बारे में खोज वर्ष 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। 1931 में सन पूछता है, साथ साथ ये जो खोज करता है उनके बारे में पूछता है, तो एम.जी. मजूमदार ने की थी सन 1931 में। आगे देखते हैं वर्ष 1935 से 36 ईस्वी में इसका उत्खनन मैके के द्वारा किया गया था। यानी कि खोज इन्होंने किया था, कौन? एम.जी. मजूमदार ने, जबकि खनन किसने किया था? सन 1935-36 में मैके के द्वारा उत्खनन कार्य जो किया गया था मैके के द्वारा किया गया था सन 1935-36 में, जबकि खोज 1931 में एम.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो खोज करता है या जो उत्खनन करता है उनका नाम याद रखना है, साथ साथ सन भी याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। संभवतः यह औद्योगिक केंद्र था, यानी कि उद्योग से संबंधित केंद्र था। यहाँ पे इंडस्ट्रीज हुआ करती थी छोटी छोटी, मतलब जैसे मन के बनाने के या घड़ा बनाने के या मुहरे बनाने की, वैसे कुछ मणिकारी, मुहर बनाना, भार माप के बटखरे बनाना आदि काम हुआ करता था यहाँ पे। जब क्या था, चनहुदड़ो एक औद्योगिक केंद्र था। साथ साथ इनका जो खोज किया गया था एम.जी. मजूमदार के द्वारा 1931 में, साथ साथ उनका जो उत्खनन किया गया था मैके के द्वारा सन 1935 और 36 ईस्वी के लगभग। आगे देखते हैं। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मैके जिन्होंने उत्खनन किया था उनको मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। यहाँ से भट्टी भी प्राप्त हुई थी। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ऐसी कुछ लगभग वक्राकार ईंटें मिली हैं, टेढ़ मेढ़ ईंटें कुछ मिली हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, यानी कि यहाँ पे लोग बहुत व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे जो कार्य हुआ करता था औद्योगिक कार्य हुआ करता था, यहाँ पे लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं रहा करते थे, इसलिए यहाँ पे दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। आगे देखते हैं चनहुदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष के बारे में। तो अलंकृत हाथी, यानी कि खूब मिट्टी से गढ़ा सजा हुआ हाथी का चित्र, एक बढ़िया मूर्ति बनाया गया था मिट्टी से। फिर खिलौना और कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, खिलौने का भी साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिसमें कुत्ता है बिल्ली का पीछा करता हुआ एक पदचिन्ह मिला है, जैसे बिल्ली आगे जा रही है, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा है उसको पीछा करता है। ऐसा कुछ साक्ष्य मिला कहाँ से? चनहुदड़ो से। ध्यान रखेंगे आप। सौंदर्य प्रसाधनों से प्रयुक्त लिपस्टिक आदि, जैसे वहाँ पे जो आज जैसे हम लोग लगाते हैं ना लिपस्टिक, लगा के घूमती रहती है महिलाएं, तो लिपस्टिक उस टाइम भी हुआ करता था, वैसा कुछ है। तो लिपस्टिक कोई आज नई बात नहीं है, जबकि ये हड़प्पा सभ्यता से आज लमसम 4500 लगभग ईसा पूर्व के पूर्व की बात है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं लोथल के बारे में। गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन खूब पूछता है कि लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में। किस शहर में है, किस शहर के किनारे में है, अच्छा किस शहर में, तो अहमदाबाद, और उस शहर के किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद नगर जिले के भोगवा नदी तट के किनारे स्थित है। इसका जो खोज करता था वह कौन था? डॉक्टर एस.आर. राव ने। इसके जो खोज करता थे डॉक्टर एस.आर. राव थे। इनके बारे में भी खोज पूछता है कि लोथल जो पूरा स्थल है उसका खोज किसने किया था? डॉक्टर एस.आर. राव ने। फिर सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। यानी कि ये जो लोथल था यहाँ पे गोदी हुआ करता था। गोदी मतलब बंदरगाह। ये क्वेश्चन को पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल ऐसा बताइए जहाँ पे गोदी या बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो लोथल
शहर महत्वपूर्ण है। लोथल के बारे में आप याद रखेंगे। वह किस जिले में है? तो अहमदाबाद जिला, गुजरात। साथ भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। यह साराव के द्वारा इनका खोज किया गया था। आगे देखते हैं। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इनकी सिमिलरिटी थी। किसकी? लोथल की। यानी कि लोथल जो नगर था, ये जो व्यवस्था थी, वह लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समानांतर थी, लगभग समान थी। इसलिए हम इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कह दिया करते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से फारस की मुद्रा और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। पात्र मतलब घड़ा, मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है। साथ साथ फारस जो हुआ करता था पश्चिम में, वहाँ की एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन में ये जो डेटा है वह भी याद रखेंगे आप बढ़िया से। आगे देखते हैं। लोथल की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता की थी जहाज़ों की गोदी, यानी कि डाकयार्ड। मैं बोला ना, गोदी, यानी कि यहाँ पे जहाज लंगर डाला करते थे, अपना जहाज रुकते थे, जहाज़ों से व्यापार हुआ करता था। इसलिए लोथल का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह क्या है? यहाँ का डाकयार्ड या गोदी। गोदी मतलब बंदरगाह। आगे देखते हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य। यहाँ पे धान और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से कहाँ से? लोथल से। फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति, यानी कि बहुत छोटी मूर्ति मिली है घोड़े की। फिर 3 युगल समाधियाँ, यानी कि एक ही समाधि स्थल में 3 लोग दफनाए गए, तो वे प्राप्त किए गए हैं। यह भी याद रखिएगा। 3 युगल समाधि वाला, साथ साथ फारस की मुद्रा वाला, धान एवं चावल के बाजरे का साक्ष्य जो कुछ प्राप्त हुआ है वह। आगे देखते हैं। कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। वर्ष 1961 में बीबी लाल जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, सर BK थापर के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष। इनका जो उत्खननकर्ता कौन है? तो वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं BK थापर के द्वारा करवाया गया था। साथ साथ कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन को पूछता है। एक एक डेटा जो इसमें डाला गया ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, यह कहाँ का है? तो कालीबंगा का है। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के जो भवन थे कच्ची ईंटों के बने थे। एक खास चीज़ ये है कि मोहनजोदड़ो के जितने भी भवन मिले उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि कालीबंगा के जो भवन प्राप्त हुए हैं उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नदियों पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया था। यहाँ पे भी पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला, लेकिन उनका जो प्रयोग हुआ था केवल नालियों में, कुओं में और स्नानागार में। यानी कि जहाँ पे पानी लगते थे, जैसे नाली में पानी बहता है, कुआं में पानी रहता है, स्नानागार में पानी रहता है, तो वहाँ पे पक्की ईंटें लगाई जाती थी ताकि वह गल के बाहर ना हो, गिरे ना, टूटे ना, इसलिए। बाकी जो मकान बनाए जाते थे, वहाँ पे घर बनाए जाते थे, भवन बनाए जाते थे, वह क्या थी? कच्ची ईंटों के थे, बने हुए थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यह भी क्वेश्चन हाइटेड क्वेश्चन है, मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन, मतलब इसे एकदम ध्यान में रखना होगा आपको कि जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। अन्य जो प्राप्त साक्ष्य हैं कालीबंगा से, उनके बारे में देखेंगे। अग्निकुंड का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो मतलब रामबाण चीज़, इसको याद रखना ही रखना होगा। आगे देखते हैं। सेलखड़ी या मिट्टी की मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एवं मृदभांड जो है, जो हम लोग घड़ा कहते हैं, वो घड़ा भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। भूकंप का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से अग्निकुंड, सेलखड़ी मिट्टी की मुहर है, साथ साथ मृदभांड और भूकंप का साक्ष्य यहाँ से कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। धौलावीरा के बारे में। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। वर्ष 1967-68 में इसकी खोज JP जोशी के द्वारा की गई थी। यह अभी को याद पूछा जाता है कि इसकी खोज कब की गई थी? तो धौलावीरा की जो खोज की गई थी वर्ष 1967-68 की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो JP जोशी के द्वारा की गई थी। यह कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। आगे देखते हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। ये जो देख रहे हैं चित्र वह क्या है? धौलावीरा का है। वर्ष 1991-92 के दौरान RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। वर्ष 1991-92 के दौरान RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। सन 1967-68 में इसकी खोज जो है JP जोशी के द्वारा की गई थी। साथ साथ जो धौलावीरा है वो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। आगे देखते हैं। इस नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से नगर? तो किला नगर, मध्य नगर और निचला नगर।
तो यह भी खूब बढ़िया से ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेता है कि किस नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, तो धौलावीरा। यह धौलावीरा से प्राप्त कुछ साक्ष्य है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो बता रहा हूँ मैं रामबाण चीज़, जैसे याद रखना ही रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नहीं याद रखेंगे तो उसका वही परिणाम तो भुगतना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, आगे देखते हैं अन्य प्राप्त साक्ष्य। यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। कहाँ के? धौलावीरा के। यहाँ विशाल स्नानागार भी मिला है, जलाशय मिला है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। माने यहाँ पे एक शिलालेख है जिसपे कुछ लिखा गया है, 10 चिन्ह उस पर अंकित किए गए हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशाल जलाशय, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, साथ बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। आगे देखते हैं सुरकोटड़ा के बारे में। सुरकोटड़ा एक स्थान है जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ जिला में। ठीक, याद रखना होगा। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान, यानी कि यहाँ ऐसा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जहाँ पे मानव को एक कलश में डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया था, तो इसे हम लोग कलश समाधान कहते हैं या कलश समाधि कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन तो मतलब बता रहा हूँ, रामबाण प्लस रामबाण हो गया, मतलब इसको याद रखना ही रखना होगा आपको। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान, साथ साथ घोड़े के कुछ हड्डियों के साथ साथ एक कच्छ के रण में अवस्थित है, सुरकोटड़ा, गुजरात में। आगे देखते हैं दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला, ये याद रखिएगा आपको, महाराष्ट्र में दैमाबाद, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका, हड़प्पा सभ्यता का। प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। ठीक, ये लगभग यहाँ पे अवस्थित है। ये जो चित्र है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चित्र लिया गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं अन्य प्राप्त साक्ष्य के बारे में। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ साथ सांड देवता की एक आकृति प्राप्त हुई है, गैंडे की भी एक आकृति प्राप्त हुई है। गैंडा, सांड और रथ चलाते हुए एक मनुष्य की आकृति क्या है, प्राप्त की गई है। आगे देखते हैं राखीगढ़ी के बारे में। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे हरियाणा जिला, हरियाणा स्टेट, हिसार जिला और घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, यानी कि भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जो सबसे बड़ा स्थल है वह क्या है, राखीगढ़ी है। भारत का ही नहीं, जबकि संपूर्ण यानी कि पाकिस्तान और भारत में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नगरों का, सबसे बड़ा जो नगर है वह क्या है, राखीगढ़ी। केवल भारत का नहीं बल्कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का है। आगे देखते हैं, पंजाब में स्थित है कौन, रोपड़। सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। सतलज नदी के बाएं तट पर पंजाब स्टेट में स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है। आधुनिक जो नाम है इसका, प्रेजेंट टाइम में इसका जो नाम हो गया है वो रूपनगर हो गया है। वर्ष 1950 में इसकी खोज की गई थी बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा वर्ष 1950 में इसकी खोज की गई थी। वर्तमान नाम रूपनगर, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। रोपड़ से प्राप्त एक कुछ साक्ष्य है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, खनन कार्य वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यानी कि खोजकर्ता कौन है, कोई और है, और खननकर्ता कोई और है। वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खूब क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसे स्थल का नाम बताइए जहाँ से मनुष्य के साथ ही कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है, मतलब कंकाल का साक्ष्य मिला है, तो वह कौन सा स्थल है। तो रूपनगर या रोपड़ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक पूरा स्थल है। आगे देखते हैं, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के भी साक्ष्य हैं, हड़प्पा काल के भी साक्ष्य हैं, और साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग चावल, बाजरा, ज्वार की खेती करते थे। यानी कि इनका जो मुख्य खाद्य फसल था वह कौन सा था, चावल, बाजरा और ज्वार। यहाँ के लोग खेती करते थे। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र जिला में स्थित है, सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। आगे देखते हैं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, यूपी के मेरठ जिला, यह पश्चिमी यूपी का हिस्सा है मेरठ जिला। हिंडन नदी
हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन को पूछता है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे स्थल का नाम बताइए जो हड़प्पा काल से संबंधित है, तो आलमगीरपुर। किस जिले में स्थित है, तो मेरठ जिला में। किस नदी किनारे स्थित है, हिंडन नदी। आगे देखते हैं, यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के जो पात्र हैं, जो घड़े हैं, जो वहाँ पे थालियाँ मिली हैं, जो मतलब जो कुछ मिला है वो शासन मनके भी वहाँ से मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि के चित्र मिले हैं, यानी कि वहाँ के लोग चित्रकारी भी करना जानते थे बढ़िया से। ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पे आलमगीरपुर एक पूरा स्थल है जो हड़प्पा काल से संबंधित है। आगे देखते हैं, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। आगे देखते हैं, सुतका गेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दस्त या दस्क नदी के किनारे स्थित है। बलूचिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान में सुतका गेंडोर दस्क नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी जो खोज है वर्ष 1927 में R.L. स्टीन ने की थी। इस पूरा स्थल की जो खोज की थी वर्ष 1927 में R.L. स्टीन ने। साथ साथ दक्षिणी बलूचिस्तान में दस्त नदी या दस्त नदी के किनारे अवस्थित है सुतका गेंडोर। आगे देखते हैं, बनावली के बारे में। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वर्ष 1973-74 में R.S. बिष्ट द्वारा इस पूरा स्थल का उत्खनन करवाया गया था। वर्ष 1973-74 में R.S. बिष्ट द्वारा इस पूरा स्थल का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित यानी कि स्टार्ड शेप में विभाजित करती थी या भागों में विभाजित करती थी। यानी कि यहाँ की जो नगरें थी, यहाँ की जो सड़कें थी वो नगर को तारांकित भाग में यानी कि तारांकित भागों में विभाजित करती थी, बांटती थी। इनका खोज है बनावली का R.S. बिष्ट के द्वारा 1973-74 में हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। आगे देखते हैं, अन्य प्राप्त साक्ष्य। J.P. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ के प्रमुख अवशेष में सफ़ेद, काले एवं आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तांबे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। हल की आकृति का खिलौना बनावली से। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि हल की आकृति का जो खिलौना प्राप्त हुआ था वह किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ था। तो खिलौन जो बनावली हुआ करता था पूरा स्थल, वहाँ से हल की आकृति का जो खिलौना है वह प्राप्त हुआ था। बटखरे, लाजवर्द और कार्नेलियन भी यहाँ से प्राप्त हुआ करते थे। आगे देखते हैं, मांडा के बारे में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी की दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में J&K में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर वर्ष 1982 में इसका उत्खनन J.P. जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। 1982 में उत्खनन J.P. जोशी एवं मधुबाला द्वारा करवाया गया था। साथ साथ मांडा जो है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। आगे देखते हैं, सनौली के बारे में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। वर्ष यहाँ से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, यानी कि उत्तर से दक्षिण दफनाए गए थे। आगे देखते हैं, विविध खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों में अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ये क्वेश्चन को पूछता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, मात्र सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, तो वैसा कुछ। तो हम लोग जब भी विकल्प चुनेंगे तो मात्र सत्तात्मक हुआ करते थे, यानी कि यहाँ की जो नारियाँ थीं उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ करता था समाज में। आगे देखते हैं, संदैव लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी कि यहाँ के लोग सर्वाहारी थे, मांस भी खाते थे, साग सब्जियाँ भी खाते थे, इसलिए यहाँ के लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी होंगे। आगे देखते हैं, इस सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों से परिचित थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। यानी कि नौसारों एक स्थान है जहाँ से सिंदूर का साक्ष्य मिला है, जो किसी महिला के सर पे लगा हुआ था। जो वर्तमान समय में हिंदू धर्म में देखते होंगे आप, महिलाएं सिंदूर लगाती हैं माथे पे, तो ये प्रकार का मानते हैं कि इनका जिनके पति जिंदा रहते हैं वह एक सुहाग के तौर पे लगाते हैं, जिनकी जो विधवाएं होती हैं वो नहीं लगाती हैं। हिंदू धर्म में वह उनके लिए वर्जित होता है सिंदूर लगाना। आगे देखते हैं, संधव काल में पासा प्रमुख खेल था। पासा जो मामा शकुनी खेला करते थे, वह संधव काल में पासा प्रमुख खेल हुआ करता था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य जो खाद्यान्न था वह गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जीविकोपार्जन का मुख्य फसल हुआ करता था गेहूं और जौ था। रंगपुर से धान की भूसी, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी, अभी खूब पूछता है कि धान की भूसी का जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है, ये भी ध्यान रखना होगा। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। वृत्ताकार यानी कि गोल गोल चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, यानी कि इनमें पिसाई का काम हुआ करता था।
पिसाई का काम यानी कि गेहूँ जौ या कुछ पीसते होंगे लोग जिससे रोटी वोटी कुछ बनाया जा रहा हो, तो ऐसा कुछ है। सूती वस्त्रों से यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम जब पढ़ेंगे आप कि कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के निवासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ की थी। देखिए यहाँ पे मिल ही गया। भारत से कपास यूनान गई, जिसे हम लोग यूनानी लोग हिंडन के नाम से पुकारते थे। यूनानी जो लोग थे वो कपास को हिंडन करते थे। यह क्वेश्चन मेरे को पूछता है कि यूनानी लोग कपास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते थे, हिंडन। भारत में कपास की खेती सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व में कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में 3000 ईसा पूर्व में की गई थी। लगभग मिस्र में हम देखते हैं 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई थी, यानी कि 500 ईसा पूर्व बाद में प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे? मिस्र में। जबकि भारत में 3000 ईसा पूर्व में और मिस्र में 2500 ईसा पूर्व के लगभग कपास की खेती प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, यानी कि यहाँ के लोग वस्त्र बनाना जानते थे और यहाँ का जो मुख्य उद्योग था, यानी कि जो डोमिनेट जो करता था उद्योग, वह उस वस्त्र उद्योग हुआ करता था। आगे देखते हैं। लोथल एवं चनहुदुड़ में मनके बनाने का कार्य होता था। चनहुदुड़ का स्थान था, वहाँ से क्या है, मनके बनाए जाते थे। साथ साथ लोथल में भी मनके बनाए जाते थे। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर जहाज बनाया जाता था, सीप उद्योग। सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यानी भी यहाँ पर रुपया पैसा कुछ नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, यानी कि आप चावल दीजिए, गेहूँ दीजिए, आटा दीजिए, चावल दीजिए, वैसा कुछ था। ठीक ना। गाय दीजिए, बैल लीजिए, तो वैसा कुछ था। उसके लगभग तुलना में कुछ दे देते थे, कुछ ले लेते थे। तो यहाँ पे क्रय विक्रय जो हुआ करता था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। सिक्के यानी कि मुद्राएं उपस्थित नहीं थे। यहाँ के लोगों का जो मुख्य उद्योग था वह सूती वस्त्र उद्योग था। और बालाकोट एवं लोथल से सीप के उद्योग के प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार थे। घनाकार मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ऐसे ये कुछ है और ऐसा कुछ था, यानी कि एक घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ करता था उनमें। इनके जो बाट थे बेलनाकार थे, धौलाकार था, वर्तुलाकार भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा दिलमुन मगन के साथ में मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, यानी कि सुमेरियन लेख जो प्राप्त हुए हैं मेलुहा से दिलमुन या मगन के साथ में मेसोपोटामिया, यानी कि यहाँ के कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग थे उनका जो व्यापार व्यवस्था थी वह मेसोपोटामिया से संबंधित थे, यानी कि मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार व्यवस्थाएं चलती फिरती थी। आगे देखते हैं। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है, यानी कि जब भी बात की जाए मेलुहा की तो वह सिंधु क्षेत्र से संबंधित होगा। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे शरीर में भेड़ का तथा मस्तक सुंडदार हाथी का है, यानी कि मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है। पशु मूर्ति, एक पशु की मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें इसका जो शरीर है वह भेड़ का है तथा मस्तक जो है एक सूंडदार, जिसका लंबा सूंड है, हाथी का प्राप्त हुआ है मस्तक, सर। आगे देखते हैं। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी कि हड़प्पा जो पूरा स्थल है वहाँ से 2 सिर रहित मानव मूर्ति भी प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। आपको खूब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी विधि प्रयोग की जाती थी धातु मूर्तियां बनाने में। जैसे हम लोग कांसी की जो मूर्ति प्राप्त हुई, नारी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, वह किस विधि से बनाई गई है, तो लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई गई है। लोथल से कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़े की बनती थी। सिंधु सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़दार बैलों का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो मुहरें प्राप्त हुई हैं सबसे ज़्यादा जो आकृति प्रयोग की गई है वह एक श्रृंगी बैल है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का प्रयोग किया गया है एक पहचान के तौर पे। आगे देखते हैं। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हुआ करते थे। मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए जाते थे, यानी कहने का मतलब यह है कि जो मृदभांड थे पूर्ण रूप से लाल थे और काली रंग का प्रयोग कर उनमें चित्रकारी की जाती थी। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, यानी कि आज हम लोग देखते हैं अधिकांशतः महिलाओं आभूषण के प्रति आकर्षित रहती हैं, जबकि उस टाइम महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषण की तरफ आकर्षित होते थे और बढ़िया से पहनते थे। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हम पहले आपको बता चुके हैं कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मातृ देवी की जो पूजा की जाती थी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ
से निकलता एक पौधा दिखाया गया, या आपको मैं बता चुका हूँ, जिसे हम लोग उर्वरता की देवी मानते थे। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे यानी कि देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा उसी तरह करते जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस, यानी कि नील नदी की मिस्र के जो लोग थे, नील नदी की जो देवी थी आइसिस की जो पूजा करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी टाइम जोन में, उसी लगभग हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वह गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है एक स्त्री की मूर्ति में, जिसे हम लोग धरती उर्वरता की देवी धरती का हम लोग चित्र मूर्ति मानते हैं। तो इस मूर्ति को हम लोग मानते हैं कि इस टाइम की जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण देवी की मूर्ति थी, वह उर्वरता देवी की मूर्ति हुआ करती थी। आगे देखते हैं, मातृ देवियों शिव की पूजा के अतिरिक्त संध्या निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। यानी कि यहाँ पे प्रकृति की भी पूजा की जाती थी, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। माता देवी की पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। मुख्य रूप से उत्तर दक्षिण में शव को दफनाया जाता है, उत्तर दक्षिण में, जबकि कुछ यहाँ पे अपवाद मिले हैं। कालीबंगा से जो शव मिला है वह दक्षिण उत्तर में मिला है, रोपड़ से पश्चिम पूर्व में, और लोथल से पूर्व पश्चिम की दिशा में प्राप्त हुआ है। क्या है? समाधान। यहाँ पे 3-4 अपवाद भी हैं, जबकि मुख्य रूप से जो शव दफनाए जाते थे उत्तर दक्षिणी दिशा में। वर्तमान समय भी लगभग यही प्रथा अभी भी प्रचलित है। यहाँ पर देख रहे होंगे माता देवी की मूर्ति है, उर्वरता की देवी माता देवी की मूर्ति है, अब इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मुहर है, जिसे योगी की आकृति बनी हुई है, जिसे हम लोग पशुपति शिव का प्रमाण मानते हैं। उस योगी के दाईं ओर और बाईं ओर लगभग बाघ और हाथी के साक्ष्य मिले हैं। दाईं ओर बाघ और हाथी के, जबकि बाईं ओर गैंडा भैंसा का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछता है कि दाईं ओर से बाघ और हाथी का और बाईं ओर से गैंडा भैंसा के 2 चित्र प्राप्त हुए हैं, साथ साथ 2 हिरण के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पशुपति शिव की जो प्रमाण मिला है उसके बारे में। आगे देखते हैं, यह पशुपति शिव का जो प्रमाण है यही है, चित्र आप देख लेंगे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। ये जो त्रिशूल जिसे देख रहे हैं, ये मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव के रूप में संबोधित किया है, यानी कि मार्शल जी ने रुद्र शिव माना है जो पशुपति शिव की जो मूर्ति प्राप्त हुई है पशुपति जी का। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उनसे संबंधित नदी। हम लोग देखते हैं, हम इसमें ये जानेंगे कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित था। बहुत शॉर्ट में दे दिया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित थी, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित थी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी। आगे देखेंगे, मांडा जो था चेनाब नदी किनारे था, दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे था, आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे अवस्थित था, सुतका गेंडोर दस्त या दस्क नदी के किनारे स्थित था, और भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे था। आगे हम लोग देते हैं, प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। उस समय में जो प्राप्ति स्थल थे धातुओं से संबंधित, जहाँ से धातु प्राप्त की जाती थी, जैसे तांबा खेतड़ी की खान जो राजस्थान में हुआ करते थे वहाँ से प्राप्त की जाती थी, बलूचिस्तान से प्राप्त की जाती थी, लाजवर्द जो है वह बदखशां से प्राप्त की जाती थी, जिसे हम लोग अफगानिस्तान में प्राप्त किए हैं। फिरोज टीन जो है ईरान से प्राप्त की जाती थी, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खान से, और अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त की जाती थी। कौन कौन सी? तांबा खेतड़ी की खान राजस्थान से, बलूचिस्तान क्षेत्र से तांबा प्राप्त की जाती थी। लाजवर्द जो है धातु है वह बदखशा से अफगानिस्तान से प्राप्त की जाती थी। फिरोज और टीन ईरान से प्राप्त किया जाता था। चांदी राजस्थान की जावर की खान और अजमेर की खान से, साथ साथ अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त किया जाता था। आगे देखते हैं, सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से प्राप्त किया जाता था, शिलाजीत हिमालय से, और गोमेद गुजरात से। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, आप देखेंगे तो इस बात का अनुभव किए होंगे कि इसमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन चीज़ों का अगर बढ़िया से आप पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो ये हमें पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।